अच्छा, जिसको फिर जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है अपने अल्फाज में बयान किया था। ठीक है, तो बेसिकली फ्रा लिपोलिपि बेसिकली एक एलेगरी है। थैंक यू यार बताने का कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो पोएम फ्रा लिपोलिपि जो है वो बेसिकली जॉर्जियो वेजेरिस की बुक लाइव्स ऑफ आर्टिस्ट में से एक कोई पेंटर मॉन्क था, जो कि उसने इसी नाम से उसको बयान किया, उसको इंटरप्रेट किया। सो इट इज बेसिकली एन एलेगरी। ठीक है, एलेगरी किसे कहते हैं? एक ऐसी स्टोरी को या एक ऐसी हकीकत पसंद कोई पर्सनालिटी या इवेंट जिसकी बाद में एक फिक्टिशियस स्टोरी क्रिएट की गई। अब वो बेसिकली जो भी होगा, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक कहानी क्रिएट कर दी इस कैरेक्टर के ऊपर कि भाई वो एक फ्रा लिपोलिपि एक पेंटर था, वो भागता है चर्च से ना, और वो चला जाता है एक ब्रॉदल में ताकि वो वहां पे अपनी पेंटिंग कर सके। तो उसने तो एक स्टोरी, एक फिक्टिशियस स्टोरी क्रिएट कर दी, हालांकि वो तो एक रियल कोई पेंटर मॉन्क था जिसके ऊपर जो है वो एक किताब के अंदर उसकी सारी स्टोरी 15th सेंचुरी में लिखी गई थी। लिपि द हिस्टोरिकल फिगर एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कॉसिमो डी मेडिसी 1389 टू 1464। ठीक है, अब वही ये अब रियल जो लिपि था, लिपि का जो कैरेक्टर है, एक्चुअली ये जो रियल बंदा था, जो पेंटर था, जो मॉन्क भी था, उसने एंजॉय किसको किया? वो कॉसिमो डी मेडिसी के अंडर जो है ना वो काम करता था, जो कि एक बैंकर था हु पोजेस ग्रेट पॉलिटिकल पावर इन द सिटी। ठीक है, अब कॉसिमो डी मेडिसी कौन था? वो बेसिकली एक बैंकर था जो कि ग्रेट पॉलिटिकल पावर थी उसकी सिटी के अंदर। ठीक है, और द स्पीकर zeal and manifest unorthodoxy also overlap with those of apparently spirited लिपि of Renaissance Italy। और ये जो स्पीकर का जील और स्पीकर जील यानी कि स्पीकर का जो जोश और जज्बा है, और वो जो जिस तरीके से उसने मैनिफेस्ट किया है अनऑर्थोडॉक्सी को। अनऑर्थोडॉक्सी कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं तकियानूसी सुपरस्टिशियस बिलीव्स को। अनऑर्थोडॉक्सी अगेंस्ट द सुपरस्टिशियस बिलीव, अगेंस्ट द ओल्ड ट्रेडिशंस। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्सिकली जो उसने, और अनऑर्थोडॉक्सी also overlap with those of apparently spirited Lippo of Renaissance Italy। ठीक है, अब यहाँ पे उसने जो है स्पीकर ने जील किया है और मैनिफेस्ट किया उस अनऑर्थोडॉक्सी को जो कि ओवरलैप कर गई। ठीक है, क्यों ओवरलैप कर गई? दोज ऑफ स्पिरिटेड लिपि ऑफ रेनेसेंस इटली। रेनेसेंस, अच्छा देखिए, ये जो रेनेसेंस आया था ये कौन सी सेंचुरी से आया था? ये 14th to 16th सेंचुरी की बात है, जब रीबर्थ ऑफ नॉलेज हुई थी। इस रीबर्थ ऑफ नॉलेज की वजह से ना लोग चर्च से दूर हो गए थे, क्योंकि नए नए इल्म आ गए, लोगों को पता चला भाई हम तो आगे भी जा सकते हैं, समुद्री रास्ते, डिस्कवरीज और साइंटिफिक इन्वेंशंस वो स्टार्ट हुई। तो इस वजह से यहाँ पे उसको रेनेसेंस इटली कहा गया है कि अपेरेंटली स्पिरिटेड लिपि ऑफ रेनेसेंस इटली हु वाज डिसमिस्ड फॉर मिसकंडक्ट फ्रॉम डायरेक्टरशिप एंड लेटर अलाउड विद अ नन। ठीक है, जिसको डिसमिस कर दिया गया था, जो रियल स्टोरी थी वो यही थी, इसको डिसमिस कर दिया था क्योंकि उसने मिसकंडक्ट किया था एक फ्रॉम रेक्टरशिप। रेक्टरशिप यही कलर्जी के जो उसको टास्क एंड रूल्स दिए गए थे उसको वहां से डिसमिस कर दिया गया, और बाद में वो एक नन के साथ भाग गया। जैसे मॉन्क होता है ना, मॉन्क का जो फेमिनिन है वो नन होता है, जो काम मॉन्क का होता है वही काम फीमेल नन का होता है। जैसे आपने मदर टेरेसा को देखा था ना, वो भी एक नन थी। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली अ नन। तो ये लोग शादी नहीं करते, आपको पता ही होगा ये सारी चीजें। तो अब उसने ये डिसमिस उसको कर दिया गया क्योंकि उसने मिसकंडक्ट किया था रेक्टरशिप से। उसने अपने क्लर्जी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उससे बगावत कर दी थी, और वो फिर बाद में भाग गया था एक नन के साथ। तो ऑब्वियसली फिर दोनों ही वहां से डिसमिस कर दिया गया था। मोनोलॉग बिगिंस एज, अब दिस इज बेसिकली एन एलेगरी, रियल स्टोरी ये है। अब उसकी फिक्टिशियस स्टोरी देखते हैं कि उसने क्या बनाई। ठीक है, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी इस रियल स्टोरी की बेस पे एक फिक्टिशियस स्टोरी, जो कि उसने दोबारा से एक पेंटर को पेंट किया, एक पेंटर मॉक को पेंट किया, उसको पोर्ट्रे किया अपनी पोएम के अंदर, जिसका नाम फ्रा लिपोलिपि था। The monologue begins as Lippi pleads his case to group of officers who have caught him in the city's red light district। मोनोलॉग कहाँ से शुरू होता है? जब लिपि जो है वो प्लीड करता है उसके केस को
द ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है, अपना केस वो सामने रखता है एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स को जो कि उसको कॉट कर लेते हैं सिटी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में. लिपि begins his defense by playfully accusing his captors of overzealousness, but then substantiates his defense by referring to his infatual patron, Cosimo of the Medici. पहले तो वो उसको खुद थोड़ा सा वो करता है ना कि भाई मैं मॉन्क हूँ, पेंटर हूँ, फिर वो क्या करता है, वो किसका अपना इन्फ्लुएंशियल पैटर्न जो है कॉसिमो ऑफ मेडिसी, उसका वो रेफरेंस देता है, which effectively removes him from the grip of the law. और हमने कॉसिमो डी मेडिसी के बारे में क्या पढ़ा, वो एक बैंकर था जो कि पोजेस कर रहा था ग्रेट पॉलिटिकल पावर, ठीक है. तो चर्च से ज्यादा जब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो मॉन्क है, उससे ज्यादा कॉसिमो डी मेडिसी जो है, कॉसिमो ऑफ मेडिसी जो है, उसका एक उसके जो अथॉरिटी है वो कहीं ज्यादा थी चर्च से, which effectively removes him from the grip of the law. Having successfully negotiated the encounter, Lippi takes the opportunity to decry the principle of mindless obedience and that led the officers to suspect him. वो उसको जूक्स कहता है. Zooks are we pilchards, कि क्या हम कोई pilchards हैं that they sweep the streets and count fair price what comes into their net. ठीक है, हम कोई वो मछलियां हैं, वो उनको जूक्स कहता है. वो जो पुलिसमैन है ना, पुलिसमैन है सॉरी, उनको वो जूक्स कहता है, और वो कहता है हम कोई मछलियां जिनको तुमने स्ट्रीट्स में से इकट्ठा करके अपने नेट में, जाल में फंसा दिया. व्हाट लिपि ऑब्जेक्ट्स is the kind of systematic approach to working that reduces humanity's law to the pilchards or small fishes. अब लिपि किस चीज को ऑब्जेक्ट करता है, वो कहता है कि भाई ये जो सिस्टमैटिक अप्रोच है ना टू वर्किंग, ये गलत है. वो रिड्यूस करी है ह्यूमैनिटीज लॉट, ह्यूमन की किस्मत को टू दैट ऑफ पिल्चर्ड और स्मॉल फिश, कि ह्यूमैनिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है टू द पिल्चर्ड, यानी कि ह्यूमैनिटी लॉट जो है वो अब छोटी मछलियों की मानंद रह गई है, कि कोई भी उसको एक सिस्टम में फंसा लेगा और उसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगा देगा, और जिसके साथ एक अथॉरिटी होगी वो तो आजाद हो जाएगा, और जिसके साथ कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होगी वो आजाद नहीं हो सकता. तो खाली रिलीजियस स्लोगन लेके अगर हम बाहर निकलते हैं तो शायद हमें कोई ना छोड़े, लेकिन अगर आप कॉसिमो डी मेडिसी या किसी पॉलिटिशियन का, कोई इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन जो है उसका नाम लें, तो ऑब्वियसली आप लोग आगे जा सकते हैं. द थीम ऑफ recuperating human integrity at the expense of prevailing orthodoxy runs throughout the point. और ये जो थीम ऑफ रिकपरेटिंग कहते हैं, यानी कि किसी डीजेनरेटिंग ह्यूमैनिटी, डीजेनरेट करता, ठीक है, इसकी जगह ना आप लिख लें डीजेनरेट, कि ये जो डीजेनरेट किया जा रहा है ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन इंटेग्रिटी को एट द एक्सपेंस ऑफ प्रिवेलिंग ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है, कि आप जो है प्रिवेल करें ऑर्थोडॉक्सी को, रन थ्रू आउट द पोएम, ठीक है, कि प्रिवेलिंग ऑर्थोडॉक्सी यानी कि ट्रेडिशन को आप प्रिवेल करो, ऑर्थोडॉक्सिक बिहेवियर्स ऑर्थोडॉक्सी को आप, मैंने कहा ना कि सुपरस्टिशियस बिलीव, तकियानूसी ख्यालात और वो लकीर के फकीर बने रहना, इन सारी चीजों को हम ऑर्थोडॉक्सी ही कहते हैं, ठीक है. तो तकियानूसी सुपरस्टिशियस बिलीव्स उनको कहते हैं. हैविंग सेट हिमसेल्फ ऑन इक्वल फुटिंग विद द चीफ ऑफिसर, लिपो प्रोसीड टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ weary with painting saints and saint. Again Lippo joins ranks with a roving pleasure party, letting himself down with a makeshift ladder he creates out of material in his studio. अब लिपि क्या करता है, वो ज्वाइन करता है रैंक्स विद रोविंग प्लेजर पार्टी, ठीक है, वो एक रोविंग प्लेजर पार्टी को ज्वाइन करता है, यानी कि वो जो उसके कमरे के बाहर जो उसको गाने बाजों की आवाज आ रही होती है, वो उसको ज्वाइन करता है किसके थ्रू, एक लैडर के थ्रू. बट ये जो लैडर है ये क्या सिंबलाइज कर रही है, ये एक आउटलेट है उसके इमोशंस का, ठीक है, कि वो इमोशंस उसके चर्च में जाके रिलीज नहीं हो सकते, जो कि उस लैडर के थ्रू उसके इमोशंस जो हैं वो रिलीज होते हैं जब वो वहां से निकलता है. ही क्रिएट्स आउट मटेरियल इन स्टूडियो like the drinking expedition he sends the officers on. Lippi's outing figure as the counterpart of a duty, a break from painting of saints his job requires.
ठीक है, अब ये एक ब्रेक थी, वो जो उसकी जॉब क्या थी कि जी उसने सिर्फ सेंट को पेंट करना था, अब वो आजाद हो चुका होता है। लिपीज rationale like his ladder, sorry, develops out what is close at hand, and he accuses his lustful pursuits by noting his own physicality. Come what am I beast for? He asks, suggesting that it is unnatural to ignore completely body's longing. Longings कहते हैं wishes को, ठीक है। अब वो क्या कहता है यहाँ पे, कम वट एम आई बीस्ट फॉर, के भाई कम आओ, मैं किस चीज के लिए, यानी कि मुझे क्या चीज चाहिए या मैं किस चीज के लिए बना हूँ। ही आर सजेस्टिंग दैट इट इज अननेचुरल, ये बहुत अननेचुरल है कि आप कंप्लीटली अपनी बॉडी की विशेस को जो है वो इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो चर्च की चार दीवारी है वो टोटली एक रिजिड, वो उसके अंदर दिखाया गया है इस पोएम के अंदर, के उसके अंदर रह के आप दुनिया की जो प्लेजर्स हैं उसको नहीं हासिल कर सकते। तो इस वजह से वो यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट एम आई अ बीस्ट फॉर, ठीक है, कि भाई मैं हूं क्या, अ बीस्ट फॉर। एक बीस्ट वो अपने आप को क्यों कह रहा है, एक ऐसा जानवर, बीस्ट बेसिकली जानवर को कहता है। तो जानवर क्यों कह रहा है वो अपने आप को, वो इसलिए कह रहा है कि जानवर को ही तो कैद किया जाता है चार दीवारी में, लेकिन जानवर की बहुत सारी विशेष भी तो होती है ना, तो एक इंसान दुनिया में रह के अपनी विशेष, सारी विशेष को नहीं दबा सकता। नॉट सरप्राइजिंगली दैट इट इज एपेटाइट दैट लीड्स स्लिपी इनटू एन अदरवाइज अनलाइकली लाइफ लाइक अ मॉन्क। अब ये उसकी विशेष होती है, उसकी एपेटाइट होती है, उसका प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, उसका प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड होता है। ये उसका प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड होता है जो लिपि को मजबूर करता है कि वो एक ऐसी लाइफ गुजारे जो कि अनलाइक देन मॉन्क है। अब यहाँ पे हम क्या, कौन सी थीम आ रही है यहाँ पे, सेक्युलर वर्सेस वर्ल्डली थीम आ रही है। ठीक है, सॉरी, रिलीजियस, सेक्युलर वर्सेस सेक्युलर, बेटा वैसे ही वर्ल्डली को कहता है। ठीक है, रिलीजियस। ठीक है, यहाँ पे देखें कि वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्या कह रहा है कि भाई ये जो है वो एक अनलाइकली जो है मॉन्क वाली लाइफ गुजारता है। ही ब्रीफली रिलेट्स द हार्डशिप्स he lived with early in life when parentless, he starved god knows how a year or two on pigskin melons bearing rents and shucks refuse and rubbish। वो बताता है एज एन ऑर्फनेज उसकी कैसी जिंदगी थी। ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ ही इज ब्रॉट बाय एन aunt टू द कॉन्वेंट। कॉन्वेंट आपको पता है चर्च को ही कहते हैं जहाँ पे उसको बच्चों को पढ़ाया जाता है। वेर ही ईट्स हिज फर्स्ट ब्रेड दैट मंथ as he speaks to the priest, who by contrast is good and fat. The renunciations, the monastic life demand pale alongside the renunciation of the mouthful of bread. अब वो जो रिनंसिएशन थी मोनास्टिक लाइफ की, वो डिमांड किस पे कर रही थी, माउथ फुल ऑफ ब्रेड के ऊपर, यानी कि एक रोटी की खातिर, ना कि नॉलेज की खातिर वो वहां पे चला जाता है। कहाँ पे, एक कॉन्वेंट में चला जाता है। दैट लिपि रिजॉल्व्स नॉट टू पार्ट विद, he becomes a monk by default by following an instinct for self preservation rather than a spiritual calling। वो अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व कर लेता है। सेल्फ प्रिजर्व करना के खुद मतलब एक ऐसी प्रिजर्वेशन, यानी कि वो उसके अंदर एक ऐसे बॉक्स के अंदर एंट्रैप हो जाता है जिसके लिए शायद वो बना नहीं था। जबकि जो चर्च है वहां पे वो लोग जाते हैं जिनको एक स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है, और वो फिर कहते हैं कि हमने दुनिया को छोड़ दिया और हमने सिर्फ चर्च की लाइफ को इख्तियार कर लिया। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरी कोई स्पिरिचुअल कॉलिंग नहीं थी, बल्कि एक दुनिया के एक सेल्फ प्रिजर्वेशन थी। वो किस वजह से वहां पे आया था, अ माउथ फुल ऑफ ब्रेड की वजह से। ठीक है, तो चर्च में स्पिरिचुअल कॉलिंग की बजाय वो एक माउथ फुल ऑफ ब्रेड के लिए आया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में भी आप देखें बहुत सारे बच्चों को छोड़ दिया जाता है मदरसों में, क्योंकि घर में खाने को नहीं होता। लिपि डिफिकल्ट पास्ट इन्फॉर्म्स हिज आर्ट। अब हमें अंदाजा होता है कि भाई वो तो एक आर्टिस्ट था। व्हाट इमर्जेस एज रियलिस्टिक आई इंक्लाइन टू कॉमन सब्जेक्ट बिगिन इन अ यूथ स्पेंड वाचिंग फोक्स फेसिंग टू नो who will fling him food
द क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनर एंड कैरेक्टर। अब यहाँ पे हमारी एक और थीम आ रही है कि क्लोज ऑब्जर्वेशन है मैनर की और कैरेक्टर की, कि कैरेक्टर जो है उसके जो कैरेक्टर डिफाइन कैसे होता है कि वो किस माहौल में, किस सिचुएशन में कैसे एंट्रैप हुआ है। दैट हैव लिपि सर्वाइव अंडर सच सर्कमस्टांसेस सोल एंड सेंस ग्रीव शार्प अलाइक। अब यहाँ पे सोल और सेंस दोनों ग्रीव करती हैं उसकी, ठीक है, इस चर्च के माहौल में। एंड लिपि लर्न्स द लुक ऑफ थिंग्स। अब लिपि जो है वो चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, ठीक है, यहाँ पे वो बहुत डिटेल जो है वो चीजों को सीखना शुरू कर देता है। द लेसन ऑफ हिज पास्ट फॉलो हिम इन हिज स्टडी एट द कॉन्वेंट वेयर हिज आर्टिस्टिक इम्पल्स ओवरराइड हिज एकेडमिक वन। As he fills copybooks with images of men's faces, draws from his experience, Lippy rebellious spirit pays off as the prior chooses to keep him and turn his creative ability to good use, employing him to decorate the chapel. Chapel. Lippy's debut as painter stands in sharp contrast to notions of religious art pervasive at that time. अब यहाँ पे क्या है, पेंटर जो है उसको स्टैंड किया गया कि वो इन कंट्रास्ट टू नोशंस ऑफ रिलीजियस आर्ट परवेजिंग एट दैट। उस वक्त जो है उस दौर के अंदर जो रिलीजियस आर्ट है वो ज्यादा परवेड कर गया था। ही पेंट्स एज अच्छा, उसके बाद जो है वो क्या कहता है, ठीक है, वो कन्वेंशनल वे में पेंटिंग नहीं करना चाहता, ठीक है, वो ट्रेडिशनल वे में पेंटिंग नहीं करना चाह रहा, बल्कि वो अपने तरीके से करना चाह रहा है, क्योंकि उसको हर तरह की सेंस आ गई है, क्योंकि वो तो भाई ब्रेड के लिए असल में चर्च में आया था, ठीक है, और उसका टोटली व्यू पॉइंट जो है वो मॉडर्न है, और चर्च चाह रहा है कि या तो वो ऑर्थोडॉक्सिकल वे में पेंटिंग करे या वो कन्वेंशनल वे में यानी कि ट्रेडिशनल वे में पेंटिंग करे, जिसमें उसको सिर्फ सेंट्स पेंट करने की इजाजत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जो सेक्युलर और एक रिलीजियस का आपस में एक कंट्रास्ट है वो यहाँ पे दिखाता है। अच्छा, यहाँ पे थ्रू he paints as he sees not the ideal of a group of solemn penitents on the way to convention, but instead a circle of good old gossips waiting to tell their petty wrongs, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसको क्या चीजें पेंट करनी पड़ती हैं, वो जो है ऑब्वियसली वहां पे वो कुछ इवल लोगों को भी देखता है जो कि कंडेम करते हैं, वो अपनी मतलब कन्फेशन के लिए आते हैं, बल्कि उसको अच्छी अच्छी गॉसिप जो है वो बताने का कहा जाता है थ्रू हिज पेंटिंग। दो द अदर मॉन्क्स रिस्पॉन्ड फेवरेबली, द प्रायर whose name was emphasized the older prior stands according to which he judges Lippe, condemns the work precisely for its accuracy. The faces, arms, legs, and bodies represented resemble the true as much as P and P, ठीक है। और वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है ये तमाम जो जज करता है वो लिपि की इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं और वो उसको कंडेम करता है, द वर्क प्रिसाइजली फॉर इट्स एक्यूरेसी। वो कहता है कि ये फेसेस, आर्म्स, लेग, बॉडीज ये रिप्रेजेंट कर रही हैं रिजेंबल द ट्रू एज मच एज पी एंड पी, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, बट सच अ रियलिज्म डिस्ट्रेसेस द प्रायर। लेकिन ये जो रियलिज्म तुमने बयान किया ना ये मुझे जो है ना परेशान कर रही है, यानी कि ये रियलिटी बेस्ड चीजें तुम ना लिखो कि तुम जो है सही और गलत सब कुछ दिखाना शुरू हो गए हो, बल्कि तुम्हें बस अच्छा अच्छा दिखाना सब कुछ। Who sees in his devil's game in it a devil's game as opposed to लिपि अप्रिशिएट फॉर द। अब वो क्या कहता है, वो उसको डेवल्स गेम कह रहा है कि भाई तुमने जो पेंटिंग के अंदर ये इतना कुछ जो बना दिया जो रियलिटी बेस्ड है ये तो सब डेवल गेम है, वो उसको डेवल गेम कहता है, ठीक है। तुमने उसके अंदर दुनिया दिखा दिया है, तुमने उसके अंदर एक व्यू पॉइंट दे दिया है, तो दिस इज ऑल इज अ डेवल गेम, वो उसकी पेंटिंग को डेवल गेम कहते हैं। तो दिस इज द कन्वेंशनल व्यू पॉइंट कि वो किस तरीके से एक पेंटिंग को देख रहा है। ही अपोज टू लिपिस एप्रिसिएशन फॉर ह्यूमन फॉर्म एंड इट्स ट्रू डिस्पोजिशन।
और वो अपोज करता लिपि की अप्रिसिएशन के वो ह्यूमन फॉर्म और उसकी ट्रू डिस्पोजिशंस और ये सारी चीजें उसको टोटली अपोज करता था कि तुमने क्यों ऐसे ह्यूमन क्रिएट कर दिए जो कि रियलिटी बेस्ड तुमने दिखा दिया भाई। द प्रायर आर्ग्यूज द सेंट्रलिटी ऑफ द एथीरियल एंड द आइडियल। एथीरियल कहते हैं सेलेस्टियल को, हेवनली को, आइडियल भी आपको पता है आइडियल। तो प्रायर उसको कहते हैं कि भाई तुम हेवनली या तो कुछ हेवनली क्रिएट करो या तुम कोई आइडियल क्रिएट करो, कोई सेलेस्टियल क्रिएट करो, ये तुमने क्या इंसानों को क्रिएट कर दिया। गिव अस नो मोर ऑफ बॉडी देन शो सोल।